वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज हम क्लास 10th आपका बुक द फर्स्ट फ्लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम करने जा रहे हैं विच इज द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन। सबसे पहले इस पोएम में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो आप समझ लीजिए। द फर्स्ट थिंग, मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्ट में समरी बताऊंगी, उसके बाद मैं पोएम का थीम आपको बताऊंगी, उसके बाद टोन बताऊंगी, देन मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी और आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी हिंदी में, एंड लास्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। सो रिमेंबर, अगर पोएम अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। द बॉल पोएम ये किस चीज की कहानी है? इनफैक्ट इसमें पोएट एक बच्चे के बारे में बताते हैं कि देयर इज अ लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा है 4 से 5 साल का, जो अपने बॉल के साथ खुशी खुशी खेल रहा है। अचानक एक्सीडेंटली वो बॉल उसके हाथ से स्लिप करता है एंड इट गोज इनटू द स्ट्रीट में गिरता है, स्ट्रीट से पोर्ट में जाता है, पोर्ट से पानी में, नदी में चला जाता है। अब ये बच्चे को इसका बॉल जब पानी में जाता है, ये इतना ज़्यादा इसको शॉक लगा देता है, ही गेट्स एक्सट्रीमली सैड, इतना ज़्यादा दुखित हो जाता है कि ये बिल्कुल रिजिड हो गया है बच्चा, और रिजिड के साथ साथ इमोशनली वो रिजिड हो गया है, बट ये बिल्कुल कांप रहा है। क्यों? क्योंकि पहली बार जिंदगी में कोई इसका इम्पोर्टेंट चीज़ गुम हुआ है। उसके बाद जो हमारे पोएट है जॉन बेरीमैन, वो बोलते हैं कि अगर मैं ये बच्चे को जाके बोलता हूँ ना कि 1 डाइम या 10 सेंस, जिसको हम बोलते हैं यूएस में, रिमेंबर 10 सेंस को अ डाइम बोलते हैं यूएस में, मैं बोलता हूँ कि यानी उसको दिलासा देता हूँ, कन्विंस करता हूँ कि इतना दुखित होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 डाइम में यू विल गेट अनदर बॉल, बट ये बोलना उसको यूजलेस है। पोएट फिर सोचते हैं कि बोलना उसको यूजलेस है। क्यों? ये वर्थलेस है, क्योंकि वो बॉल के साथ उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं, और नया जो बॉल आएगा ना, वो कहीं से भी के जो बच्चे का जो मेमोरीज है ना, वो वापस नहीं ला सकता है। दैट इज़ वाई हमारे पोएट जॉन बेरीमैन बोलते हैं कि अगर मैं उस बच्चे को कन्विंस करता हूँ कि तुमको एक दूसरा बॉल हम दिला देंगे, तो इट इज़ गोइंग टू बी वर्थलेस। उसके बाद हमारे पोएट बोलते हैं कि ये जो छोटा बच्चा है, जो 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो पहली बार नेचर ऑफ लॉस को क्या कर रहा है? सीख रहा है। क्योंकि हम बड़े हैं ऑलरेडी, हम लोग, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोजेशंस होता है ना, वो गुम हो चुका है। बहुत चीज़ तो भगवान छीन भी लेते हैं। जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, क्या होता है, वो आदमी का डेथ हो जाता है, तो एक्चुअली भगवान हमसे छीनते हैं। तो क्या होता है, हम उससे ऑलरेडी हैबिचुएटेड हैं। बट ये बच्चा जो इसका पहला बार कोई प्राइज्ड पोजेशन, इंपॉर्टेंट पोजेशन गुम हुआ है, इसीलिए क्या है, वो बच्चा पहली बार सीख रहा है नेचर ऑफ लॉस को। रिमेंबर, नेचर ऑफ लॉस से पहली बार वो गुजर रहा है, और पहली बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीख रहा है कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, तो उसको संभाल के आपको रखना है। लास्ट में हमारे पोएट यही बताते हैं कि बहुत लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हैं कि हमारे लाइफ में छोटा दुख भी आएगा, बड़ा दुख भी आएगा, और इस दुख से हमें उबरना है और फिर से लाइफ को जीना है। बट ये बच्चा ये पहली बार सीख रहा है, विच इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ लॉस। और कैसे ये नेचर ऑफ लॉस को सीखते हुए ये बच्चा भी इस दुख से उबरेगा और फिर से लाइफ को नॉर्मली जिएगा। थोड़ा सा हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। नाउ रिमेंबर, जॉन बेरीमैन, ना पोएट के बारे में आपको बहुत ज्यादा नहीं, बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, कुछ अवार्ड्स अगर मिला उसके बारे में आप जान लो, एंड पोएम्स जनरली वो किस टाइप का पोएम्स लिखते थे, नेचर लवर पोएट थे या क्या थे, राइट? तो इतना आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं आना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट। ओके, सो जॉन बेरीमैन का जन्म 25 अक्टूबर 1914 में मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा, अमेरिका में हुआ था। He was a renowned American poet and scholar. उनको कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो कि 385 पोएम्स का कलेक्शन था, जिसको जाना जाता है ड्रीम सॉन्ग्स के नाम से, जिनके लिए उनको पुलित्जर प्राइज भी मिला था। एंड इनका जो पोएम था वो जनरली पर्सनल स्ट्रगल एंड ह्यूमन कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता था, जो कि इनफैक्ट उनके टर्बुलेंट लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है।
सो रिमेंबर, एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं. इनका जन्म अक्टूबर 25, 1914 में मैकलेस्टर, ओक्लाहोमा, अमेरिका में हुआ था. ही वॉज अ ग्रेट अमेरिकन पोएट एंड अ स्कॉलर. इनको ड्रीम सॉन्ग्स के लिए पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था. एंड प्लस रिमेंबर, इनका जो भी पोएम्स है वो पर्सनल स्ट्रगल और ह्यूमन कंडीशन को रिफ्लेक्ट करता है. अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. मैं आपको वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन का दूंगी. सो रिमेंबर, वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में हम पोएटिक डिवाइस भी डिस्कस करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग with the explanation of the poem, let us discuss the theme and tone of the poem. Now, remember, आपको at least 2 to 3 themes इस poem का आना चाहिए. The first one is loss and grief. Second is growth and maturity. And third is certain things are irreplaceable. Now, अगर पहला loss and grief की बात करें तो बच्चे के बॉल का गुम होना और उसके साथ जो बच्चे का grief है, इनफैक्ट शेकिंग ग्रीफ है, उसको पूरे पोएम में एक्सप्लेन किया गया है. सेकेंड, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी. बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा एंड इज गोइंग टू लर्न द नेचर ऑफ लॉस, जिसको क्या बोला गया, एपिस्टेमोलॉजी. एंड थर्ड इज सर्टेन थिंग्स आर इररिप्लेसेबल. बच्चे का जो बॉल जो गुम हो गया था, जो पानी में चला गया था ना, उसको कोई भी नया बॉल रिप्लेस नहीं कर सकता था. इसीलिए हमारे पोएट जॉन बेरीमैन उसको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किए, इनफैक्ट कोशिश भी नहीं किए कंसोल करने का कि एक नया बॉल तुम्हें हम दिला देंगे, डोंट बी सो सैड. सो दीज आर द थीम्स, यू कैन से दिस इज, और यू कैन से दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. अब हम डिस्कस कर लेते हैं टोन. टोन, इट इज वेरी सिंपल. टोन इसका है सॉम्बर. सॉम्बर मीन्स इट इज वेरी सैड एंड रिफ्लेक्टिव. हमें ये पोएम मजबूर करता है अपने थॉट्स को रिफ्लेक्ट करने का. So without wasting time, let us start with the explanation of the poem. तो मैं इस पोएम को आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के along with the word meanings मैं आपको समझाऊंगी. So let us start without wasting time. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. पहले आप वर्ड मीनिंग समझ लो. merrily का मतलब होता है happily, खुशी से, cheerful. एंड बाउंसिंग का मतलब होता है जंपिंग अप एंड डाउन, जो बॉल को हम लोग बाउंस करते हैं. सो इन 4 या 5 लाइन जो भी है, इसका मतलब हुआ, मैं आपको समझा रही हूं बेटा, कि जो हमारे पोएट है जॉन बेरीमैन, वो एक्चुअली बॉय का भी, बच्चे का क्या कंडीशन होगा बॉल खोने के बाद, उसको अज्यूम कर रहे हैं या इमेजिन कर रहे हैं कि अभी व्हाट इज द बॉय नाउ, कि अभी उस बच्चे की क्या कंडीशन होगी जिसका इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन था उसके लिए बॉल, वो गुम हो गया है, पानी में चला गया है. क्योंकि हमारे पोएट राइट वो देखे हैं, आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. इनफैक्ट हमारे पोएट भी उसको देखे हैं कि जब वो बॉल से खेल रहा था, बड़ी खुशी खुशी खेल रहा था, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ, बॉल उसके हाथ से स्लिप करके पहले स्ट्रीट में गया, स्ट्रीट मतलब गली में गया, गली से उसके बाद पानी में चला गया. अब आप यहां देख रहे हो, इनफैक्ट एक लाइन में रिपीट कर रही हूं, आई सॉ इट गो मेरली बाउंसिंग. नाउ मेरली मतलब होता है हैप्पीली. तो भाई बॉल हैप्पीली कैसे जंप कर सकता है? बाउंसिंग मतलब जंपिंग, टू जंप अप एंड डाउन. तो बोल रहा है कि जो बॉल है वो बड़ी खुशी खुशी क्या हुआ, बच्चे के हाथ से फिसल गया, फिसल के गली में चला गया, गली से पोर्ट में गया और पोर्ट से पानी में चला गया. एक्चुअली यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. हाउएवर इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगी पोएम खत्म होने के बाद. अब हम सेकेंड स्टैंजा देख, नॉट सेकेंड क्योंकि ये इनफैक्ट स्टैंजाज में नहीं है, नेक्स्ट फ्यू लाइन्स अब हम देख लेते हैं पोएम का. नो यूज टू से oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. Now his senses first responsibility. अब मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रही हूं. पहले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं. ग्रीफ का मतलब होता है, रिमेंबर, सॉरो या सैडनेस बोल सकते हो. रिजिड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, एकदम बिल्कुल हिल डोल नहीं, एकदम रिजिड खड़ा होना. नेक्स्ट है ट्रेम्बलिंग का मतलब तो आप जानते हो, शेकिंग या हिंदी में इसको
कांपना बोलते हैं। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है पोर्ट, जिसको हम हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। इंट्रूड, इंट्रूड मतलब क्या हुआ, इंटरफेयर करना। नेक्स्ट इज डाइम, डाइम एक्चुअली जैसे कि इंडिया की करेंसी को रुपीज बोलते हैं। इनफैक्ट यूएस में, यूएस की करेंसी को हम डाइम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 10 सेंट्स। एंड वर्थलेस का मतलब होता है यूजलेस। अब स्टार्ट करती हूं एक्सप्लेनिंग दीज लाइन्स। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स। अगर पोएट हमारे उस बच्चे को जाके कन्विंस करते हैं, दिलासा दिलाते हैं कि इतना दुखित होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत सारे बॉल हैं, और डाइम यानी 10 सेंट्स में उस बच्चे को दूसरा बॉल हम लोग दिला देंगे। बट वो बोलते हैं कि ये यूजलेस है उस बच्चे को ये बात बोलना। क्यों? क्योंकि पुरानी बॉल से उसके मेमोरीज जुड़े हुए थे, उसकी यादें जुड़ी हुई थी, राइट। तो अगर पोएट हमारे जाके बोलते हैं कि अ डाइम, एक डाइम में तुम्हें दूसरा बॉल हम लोग दिला देंगे, इट इज गोइंग टू बी यूजलेस फॉर द चाइल्ड। रिमेंबर, रीजन क्या है? क्योंकि उस बॉल, वो बॉल जो उसके हाथ से फिसलकर पानी में चला गया है, उसके साथ उसकी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। और वो अभी भी बच्चा ही है, 5 साल का बच्चा है, पर वो बचपन से उस बॉल के साथ खेलता आ रहा है। तो अगर पोएट उसको नया बॉल भी दिलाते हैं ना, तो उसकी यादें जो जुड़ी हुई है ना, वो वापस नहीं आएंगी। अब क्या पोएट बोलते हैं? अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो क्या होता है ना, अल्टीमेट, अल्टीमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, शेकिंग ग्रीफ, शेकिंग का मतलब होता है हिला देने वाला दुख या झकझोर देने वाला दुख ना। जनरली हम जो बड़े लोग हैं ना, हम लोग के लाइफ में जो दुख होता है झकझोरने वाला, वो जनरली डेथ होता है। कि अगर घर में किसी का डेथ हो गया ना, तो वो, और जिससे स्पेशली हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है ना, तो उससे क्या होता है कि हमें वो उसको बोलेंगे शेकिंग ग्रीफ, बिल्कुल हिला देने वाला दुख। बट ये बच्चे के लिए बॉल का गुम होना, बॉल का पानी में चले जाना, ये वैसे ही झकझोरने वाला दुख है उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो पहली बार इतना इंपॉर्टेंट उसके लिए जो चीज था, वो क्या हो गया, गुम हो गया, पानी में चला गया है। As he stands rigid, trembling, staring down, बिल्कुल वो रिजिड हो गया, इमोशनली वो रिजिड हो गया है। बट वो जहां अपनी जगह पे खड़ा है ना, वहां कांप भी रहा है। क्यों कांप रहा है? क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन जो था ना, वो क्या हो गया, गुम हो गया, पानी में चला गया है। और वो क्या करे, कंटिन्यूअसली वो बॉल की तरफ स्टेयर कर रहा है, जो पानी में जाके गिर गया है। All his young days into the harbor where his ball went. यंग डेज, इसका यंग डेज का मतलब है उसकी सारी यादें, उसकी सारी यादें कहां चली गई है? सबसे पहले वो हार्बर, हार्बर नहीं पोर्ट से पानी में जाके गिर गया है। अब पोएट क्या बोलते हैं? आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा उसको, ये बोल के कि अ डाइम अनदर बॉल, की एक डाइम में मैं तुम्हें दूसरा बॉल दिला दूंगा, उसके लिए बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि उस बॉल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई थी। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वो पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील कर रहा है कि अगर आपके लिए कोई चीज प्यारा है ना, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाल के रखना। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट फ्यू लाइंस। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस पीपल विल टेक balls will be lost always. Little boy and no one buys a ball back. Money is external. क्या है ये जो दुनिया है ना, वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। लोग चीज के पीछे भाग रहे हैं, चीज मतलब एक्सपेंसिव थिंग्स। आज अगर एक एसी है तो मन करता है कि हमारे घर में हर रूम में एसी हो जाए। अगर हमारा एक घर दिल्ली में बन गया है तो हम सोचते हैं कि एक मुंबई में भी बन जाए, एक फॉरेन में भी बन जाए। तो ये दुनिया क्या है? वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस है। इट इज अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। और इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में लोग तुम्हारा बॉल क्या करेंगे? छीन लेंगे, आपका बॉल गुम हो जाएगा। और यही नहीं, हमारा जो इंपॉर्टेंट पोजेशंस होता है उसको भगवान भी हमसे छीन लेते हैं। कैसे? जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो ऑब्वियसली वो एज होने पे या कोई बीमारी से अगर उसका डेथ हो जाता है तो क्या भगवान भी हमसे छीनते हैं? ओके, सो यही बोल रहा है कि नो वन बाइज अ बॉल बैक एक्सेप्ट आवर पेरेंट्स, राइट। कोई भी अगर हमारा बॉल गुम हो जाता है ना, तो कोई नया बॉल लाके हमें अपने से नहीं देता है, हमें खुद फाइट करना पड़ता है नया बॉल के लिए, यानी नया चीज के लिए। और मनी एक्सटर्नल है, मनी इज एक्सटर्नल। इसका मतलब हुआ कि मनी कैन नॉट गिव यू इंटरनल हैप्पीनेस।
He's learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days, how to stand up. अब कुछ डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स है, उसको हम पहले देख लेते हैं. पोजेशंस, पोजेशंस का मतलब होता है ओनरशिप. रिमेंबर भी जस्ट हम पढ़े हैं इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. नेक्स्ट है डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस. नेक्स्ट है एपिस्टिमोलॉजी. एपिस्टिमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज. ये लाइन को बिल्कुल बढ़िया से समझिए कि इससे क्वेश्चंस आते हैं. ओके, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज. ना जब भी हमें कोई दुख होता है ना, तो हमारा दुख वो आंखों में झलकता है. ओके, वैसे ही इस बच्चे का जो दुख है बॉल खोने का, वो उसके आंखों में दिख रहा है. हिज आईज आर डेस्परेट, हिज आईज आर होपलेस. वाई? क्योंकि वो अपना बॉल जो उसका गुम हो गया है ना, वो उसको वापस अब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पानी में जा चुका है. The epistemology of loss, how to stand up. Now, although he's hopeless, he's desperate, he's rigid, still he's trembling also, वो कांप भी रहा है, but फिर भी वो एक important चीज सीख रहा है. क्या सीख रहा है? वो nature of loss. Although epistemology का actual meaning knowledge होता है, but यहाँ epistemology का मतलब आप बिल्कुल रट लो, nature of loss. क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं कि ऑल्दो ही इज होपलेस बट स्टिल ही इज लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस. नेचर ऑफ लॉस का मतलब हुआ कि नेचर में जो चीज आपको मिला है वो एक दिन गुम भी होगा. अगर आप आज एक मोबाइल खरीदते हो तो ये जिंदगी भर आपका मोबाइल नहीं चलेगा, या तो गुम हो जाएगा या टूट जाएगा. ये तो नॉन लिविंग थिंग की बात हो गई. अगर लिविंग बींग्स की भी अगर हम बात करते हैं तो आज आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, बहुत लोग जो जिसको आप बहुत प्यार करते हो, बट नेचर ऑफ लॉस आपको सिखाता है कि अगर आज आपके साथ वो है तो कल ना कल उनका क्या होगा? डेथ होगा. क्यों डेथ होगा? बिकॉज जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है. दिस इज कॉल्ड एपिस्टिमोलॉजी और नेचर ऑफ लॉस. तो ये जो बच्चा है उसका बिल्कुल ही इज डेस्परेट. ओके, बट फिर भी वो क्या सीख रहा है? इस एपिस्टिमोलॉजी को सीख रहा है. नॉलेज ऑफ लॉस या नेचर ऑफ लॉस को वो सीख रहा है. और फिर क्या सीख रहा है? कि इस लॉस के बाद फिर से खड़े होना है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना है. मीन्स ये दुख, चाहे जो छोटा दुख हो या बड़ा दुख है, आपको इस दुख से उभरना है. अब देखो लास्ट 2 लाइन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट क्लास में भी जब मैं समझाती हूँ तो बच्चे नहीं समझते हैं जल्दी, इसलिए आप भी बिल्कुल पे अटेंशन. Knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. Although हर आदमी को ये एक दिन क्या होगा? सीख लेना होगा. क्या सीख लेना होगा? कि इस नेचर ऑफ लॉस को के बाद फिर से खड़ा होना और फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना. एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप. और ऑल्दो बहुत लोग ऑलरेडी इस चीज को सीखे हुए हैं. आप तो बच्चे हो इसलिए सीख रहे हो, क्योंकि आप अभी तक नेचर ऑफ लॉस के थ्रू उतना गुजरे नहीं हो. बट हमारा एक ऑलरेडी एज हो चुका है और हम ऑलरेडी जानते हैं इस नेचर ऑफ लॉस को कि कैसे इसके बाद हमें क्या करना है, हाउ टू स्टैंड अप. कि इस लॉस के बाद, रिमेंबर, लॉस कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, आपको इसके बाद फिर से खड़ा होना और फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीना है. So this was the poem, the Ball poem, which is a very lovely poem. In fact, one of my favorite poems. इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ. Next class miss नहीं करना है. We are going to discuss the poetic devices of this poem. Thank you. So हमने poem का explanation देख लिया, theme देख लिया, tone देख लिया. Everything we have seen. Now left जो है that is very important, जो कि especially आपको examinations में पूछे जाते हैं, that is rhyme scheme and figure of speech. तो हम without wasting time, let us see the figures of speech जो कि हमारे poet जॉन बेरीमैन ने इस poem में यूज किया है. ओके, तो हम 6 लाइन्स देख के हम लोग एक एक फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहला अगर आप फर्स्ट 6 लाइन्स अगर हम देखते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ से लेके फिक्सेस द बॉय, फर्स्ट 6 लाइन्स. सबसे पहला जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है दैट इज एनेफोरा. तो सबसे पहले आप एनेफोरा समझ लो. व्हाट इज एनेफोरा? Anaphora is the repetition of a word or a group of words at the beginning of successive sentences.
सक्सेसिव का मतलब होता है बिल्कुल एक के बाद दूसरा आना। जैसे कि आप बोल सकते हो, अगर इस फर्स्ट टू लाइन आप देखो, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज ही टू डू। तो आप देख रहे हो पहला लाइन में व्हाट है और दूसरा लाइन भी व्हाट से ही शुरू है। पहला लाइन भी व्हाट से शुरू है और दूसरा लाइन भी व्हाट से शुरू है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एनेफोरा। आप देख रहे हो बिल्कुल, और एनेफोरा बिल्कुल ध्यान से देखना कि वो नीचे नीचे आएगा। हाउएवर रेपिटेशन सामने सामने आएगा, नीचे नीचे आ सकता है बट बिल्कुल नीचे नीचे नहीं आएगा। एनेफोरा हमेशा ही सक्सेसिव रहेगा, यानी एक के बाद दूसरा आएगा और बिल्कुल नीचे नीचे आएगा। ओके, जैसे कि आप इसको अगर रेलेवेंट एग्जांपल देखो, तो अगर 3 भाई बहन है, सपोज कि दे आर 3 सिस्टर्स, तो फर्स्ट और 3 कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं होंगे या सक्सेसिव नहीं होंगे। सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा ना, फर्स्ट और सेकेंड सक्सेसिव है एंड सेकेंड और थर्ड सक्सेसिव है, बट फर्स्ट और थर्ड कभी भी सक्सेसिव नहीं है। अब व्हाट देख रहे हो, बिल्कुल एक लाइन के बाद दूसरा लाइन में starting है। So remember, anaphora is the repetition of a word or a group of words at the beginning of successive sentences। बिल्कुल सेंटेंस के शुरुआत में रहेगा और बिल्कुल नीचे नीचे रिपीट होगा और एक के बाद दूसरा आएगा। ओके, सेकेंड आप देखो, थर्ड और फोर्थ लाइन देख लो। अभी हम सिर्फ फर्स्ट 6 लाइन्स देख रहे हैं। merrily bouncing merrily over, सेम merrily ऊपर नीचे आ रहा है, सक्सेसिव है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है। अगेन क्या, फिर से एनेफोरा यूज हुआ है, यानी यहाँ 2 एनेफोरा यूज हुए हैं, एक तो व्हाट और दूसरा merrily और merrily। अब हम सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इन 6 लाइन्स में देख लेते हैं। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस है। अब एसोनेंस आप समझ लो, व्हाट इज एसोनेंस? एसोनेंस इज द रेपिटेशन ऑफ इंटरनल वोवल साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ना, जबकि वोवल और वोवल फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर नहीं होगा, हमेशा वो बीच का लेटर होगा, और वो अगर बार बार आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो होता है एसोनेंस। अब देखो पहले लाइन में बॉय नाउ who has lost, इसमें बॉय में ओ का रेपिटेशन है, नाउ में ओ का रेपिटेशन है और लॉस्ट में भी ओ का रेपिटेशन है। ओ एक वोवल है और आप देख रहे हो वर्ड के बीच में आ रहा है। हमेशा ही एक कॉन्सोनेंट होगा और फर्स्ट लेटर आएगा। हाउएवर एसोनेंस हमेशा ही वोवल रहेगा और वो इंटरनल रहेगा, यानी वर्ड के बीच में आएगा। ओके, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है क्योंकि ये मोस्टली आपके पोएम्स में पोएट्स यूज करते हैं। अब देख रहे हो मेरिली बाउंसिंग, इनफैक्ट जब मैं पोएम एक्सप्लेन कर रही थी उस समय भी मैंने आपको समझाया था, मेरिली का मतलब होता है हैप्पीली और बाउंसिंग का मतलब होता है जंपिंग। कभी आप बॉल को देखे हो खुश, क्या यार बड़ी खुशी खुशी जंप कर रहा है, खुश कौन होते हैं? हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। यानी कि जब कभी भी हम ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन को देते हैं, वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, देन इट इज पर्सोनिफिकेशन। फिर से आप समझ लो, व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? इट इज द फिगर ऑफ स्पीच in which human quality is given to non-human. It can be living as well as non-living. अब बॉल एक non-living thing है, उसको human quality कैसे का दे दी है? happiness का दे दी है, right? कि happily वो jump कर रहा है, right? So this is personification. So remember, merrily bouncing में क्या है? personification use हुआ है। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। इतने सारे फिगर्स ऑफ स्पीच सिर्फ फर्स्ट 6 लाइन पे यूज हुए हैं। अब सेकेंड लाइन ध्यान से सुनिए एंड डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एनेफोरा एंड रेपिटेशन, क्योंकि सेकेंड लाइन में एनेफोरा नहीं यूज हुआ है, रेपिटेशन यूज हुआ है। अब देख रहे हो कि व्हाट 2 बार आ रहे हैं और नीचे नीचे नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने आ रहे हैं। रेपिटेशन कहीं भी आ सकता है, सक्सेसिव भी नहीं होगा, वो इट कैन कम एनीवेयर। सो यहाँ व्हाट जो सेकेंड लाइन में यूज हुआ है दैट इज रेपिटेशन। फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं हम, दैट इज मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। अब क्या है कि जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं ना, merrily bouncing down it, कट merrily bouncing down the street, एक इमेजिनेशन दिमाग में आ रहा है कि बॉल क्या कर रहा है, बाउंस कर रहा है, बॉल जंप कर रहा है।
यानी इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाए। तो बॉल का जंप करना, बाउंस करना हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट हमारे दिमाग में बॉल का पिक्चर आ जा रहा है। ओके, अब हम जो फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे नेक्स्ट 6 लाइंस का, दैट इज एज ही स्टैंड्स रिजिड से लेके इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। नाउ इसमें ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ओनली एंड ओनली वन फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हम बोलते हैं असिंडेटोन। रिमेंबर, असिंडेटोन। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है असिंडेटोन के बारे में। ओके, तो आप यू शुड बी द फर्स्ट वन ये फिगर ऑफ स्पीच अपने क्लास में बताने के लिए कि ठीक है भाई, अनामिका मैम ने ये फिगर ऑफ स्पीच बताया था। सो व्हाट इज असिंडेटोन? असिंडेटोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें जो पोएट्स है वो जनरली कंजंक्शंस लाइक एंड और बट को ओमिट करते हैं। ओमिट मतलब नहीं यूज करते हैं, उसके जगह कॉमा या कोई अदर पंक्चुएशन मार्क यूज कर देते हैं। जनरली कंजंक्शन क्या होता है, एंड और बट को क्या किया जाता है, ओमिट किया जाता है। तो अगर आप ये लाइन देखोगे, दैट इज हम नेक्स्ट 6 लाइन देख रहे हैं, एज ही स्टैंड्स रिजिड से लेके इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस में अगर आप देखोगे 4th लाइन, राइट, अ डाइम कॉमा another ball comma is worthless। आप देखो यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं यूज हुआ है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉमा कॉमा यूज हुआ है। सो व्हाट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच? दैट इज असिंडेटोन, राइट। ओके, सो नाउ अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बता रही हूं बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट 6 लाइंस, दैट इज अपोस्ट्रोफी। यानी फिर से आप क्लास में क्या होगा, यू विल बी द फर्स्ट वन टू आंसर दिस क्वेश्चन टू योर मैम कि मैम आई नो दिस आंसर। सो व्हाट इज अपोस्ट्रोफी? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समवन और समथिंग इज एड्रेस्ड बट he or she or it is absent or dead। now dead यानी कि मर चुका है या physically not present है। आप इस पोएम में देख रहे हो कि पूरे पोएम में हमारे जो पोएट हैं एक बॉय को एड्रेस कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? क्या ये बॉय फिजिकली प्रेजेंट है? नहीं, ही इज नॉट प्रेजेंट, राइट। सो रिमेंबर, ये फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफी क्या होता है, इसमें या तो किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी ऐसे चीज को एड्रेस किया जाता है जो या तो डेड है, मर चुका है, या फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। इनफैक्ट क्लास 9th में एक पोएम है आपका विंड, उसमें भी अपोस्ट्रोफी का यूज हुआ है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट 6 लाइंस, दैट इज स्टार्टिंग नॉट नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7 हो जाएगा। पीपल विल टेक से लेके एंड मोस्ट नो व्हाई मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। इसमें अगेन 2 to 3 फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सबसे पहले अगर आप सेकेंड लाइन देखो, बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। इनफैक्ट थर्ड लाइन में भी बॉल है, राइट। फिर आप देख रहे हो कि बॉल का बार बार इस स्टैंजा में, नॉट इस स्टैंजा, आप नहीं बोल सकते कि ये पोएम स्टैंजा में नहीं डिवाइडेड है। सो आप बोल सकते हैं लास्ट 6 to 7 लाइन से बॉल का बार बार रेपिटेशन हो रहा है। सो व्हाट इज दिस? अगेन रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच यहां पर यूज हुआ है। नेक्स्ट दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन मैंने इनफैक्ट मैं आपको बता चुकी हूं। अगर आप फिगर्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में जाओगे तो एलिटरेशन क्या होता है? इट इज अ रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड या फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। यानी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे जिसका पहला लेटर क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, और वो कॉन्सोनेंट बार बार आएगा। अगर आप हिंदी में इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से अगर याद करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, आई थिंक वो आप जानते होंगे। तो यार च च च का बार बार रेपिटेशन हो रहा है। सो रिमेंबर, फिर से मैं बता रही हूँ, व्हाट इज एलिटरेशन? रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। यानी एक कॉन्सोनेंट जो है वो बार बार आएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो आप देख रहे हो थर्ड लाइन में, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। बाइज अ बॉल बैक में बाइज में बी है, बॉल में बी है, बैक में भी बी है। सो व्हाट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच? ये हो गया आपका
एलिटरेशन। हम अगर पूरे पोएम को देखते हैं, यस विल टॉक अबाउट द राइम स्कीम। नो राइम स्कीम तो आप जानते हो ना, जो वर्ड्स राइम करते हैं, जनरली पोएम्स होता है वो राइम स्कीम में लिखा जाता है, बट यू आर लकी कि आपको इसका राइम स्कीम नहीं समझना होगा, बिकॉज इट इज रिटन इन फ्री वर्ड्स। आप देखो, इनफैक्ट फर्स्ट 6 लाइन आप देखो, लास्ट वर्ड बॉल है, फिर लास्ट सेकेंड लाइन का गो है, देन इट इज देन है, उसके बाद फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड वाटर है, हम लोग लास्ट वर्ड देखते हैं, उसके नेक्स्ट लाइन का बॉल्स है एंड 6th लाइन का बॉय है। कहीं कोई राइम नहीं हो रहा है, तो अगर पोएम में कहीं कुछ भी राइम नहीं हो रहा है लास्ट वर्ड, तो रिमेंबर हम क्या बोलेंगे कि ये पोएम को फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। So here we end with the poem that is the most important poem of your book, The First Flight, the Ball poem. Thank you.